नमस्कार। हमारा संविधान की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा चल रही है भारत के संविधान के अनुरूप में संसद को लेकर क्या क्या बातें कही गई हैं, और आज की इस वीडियो में 4 छोटे छोटे बड़े इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण सवाल। पहला बात तो ये कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो संसद के मेंबर्स हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, उनकी सैलरी कौन तय करता है। दूसरा सवाल कि क्या लोकसभा और राज्यसभा के पास अपना अपना सेक्रेटेरिएट या सेक्रेटेरियल स्टाफ हो सकता है। तीसरा सवाल कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को क्या ओथ लेनी पड़ती है। और चौथा सवाल कि यदि लोकसभा या राज्यसभा की किसी बैठक में एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब एक कोरम उपस्थित ना हो, तो ऐसे में क्या होगा। 4 अलग अलग आर्टिकल्स जो इन सवालों का जवाब देते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला आर्टिकल आज के इस वीडियो के लिए, आर्टिकल 97, जो कहता है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर there shall be paid to the chairman and deputy chairman of the Council of States and to the speaker and the deputy speaker of the House of People such salaries and allowances as may be respectively fixed by the Parliament by law, and until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the second schedule. तो यदि सारे मेंबर्स के सैलरी की बात करें तो वो भी पार्लियामेंट तय कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली आर्टिकल 97 कहता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, और लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, इनको क्या सैलरीज और उसके साथ साथ क्या अलग अलग बेनिफिट्स मिलना चाहिए, ये कौन तय कर सकता है। जी हाँ, वो पार्लियामेंट कानून के द्वारा तय कर सकता है। और जब तक पार्लियामेंट इस पर कोई कानून नहीं बनाता, संविधान के सेकेंड शेड्यूल में जो मेंशन कर दिया गया है वो ही सैलरी और बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। खैर, अब पार्लियामेंट के इस पे डिटेल रूल्स हैं, कानून है कि स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे, और चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन को भी। और एक रूल तो हमेशा रहता ही है कि जब कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में है, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, तो पार्लियामेंट यदि कोई कानून के द्वारा उसको घटाती बढ़ाती है तो वो अगले चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के लिए लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति ऑलरेडी आज चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन है या स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर है, तो उनके ऑफिस में रहते हुए पार्लियामेंट उनकी सैलरीज, बेनिफिट्स, अलाउंसेस में कमी नहीं कर सकती। अब देखते हैं जल्दी से अगला आर्टिकल, आर्टिकल 98, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में कानून बनाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा कानून बनाया जाता है आने वाले वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी, लेकिन इन्हें कुछ सपोर्ट स्टाफ, सेक्रेटेरियल स्टाफ भी लगेगा कि जो बाकी सेक्रेटेरियल काम जो है वो कर सके। तो आर्टिकल 98 ये कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास ये अधिकार है कि वो अपने अलग अलग सेक्रेटेरियल स्टाफ रख सकते हैं, provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both houses of the parliament। ये ठीक है कि लोकसभा और राज्यसभा अपना अपना सेक्रेटेरियल स्टाफ रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ कॉमन पोजीशंस ना बनाई जा सकें, कुछ ऐसे कॉमन पोजीशंस जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में काम करें। मतलब कुल मिला के ऐसे भी स्टाफ मेंबर्स को नियुक्ति की जा सकती है जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करें, ताकि लोकसभा और राज्यसभा की जो अलग अलग गतिविधियां चल रही हैं उनके बीच में भी आपस में कम्युनिकेशन बना रहे। तो कुछ ऐसी पोजीशंस, कुछ ऐसे सेक्रेटेरियल स्टाफ जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कॉमन रहेंगे, ऐसी पोजीशंस भी बनाई जा सकती हैं। Parliament may by law regulate the recruitment and the conditions of service of persons appointed to the secretarial staff of either house of parliament। अब ये जो सेक्रेटेरियल स्टाफ अपॉइंट किए जाएंगे, इनकी क्या सैलरी होनी चाहिए, इनकी क्या क्या कंडीशंस होंगी, मतलब कितने समय के लिए इन्हें अपॉइंट किया जा रहा है, क्या क्या इन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे, इन सब पर पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकता है। Until provision is made by Parliament under Clause 2, the President may, after consultation with the Speaker of the House of the People or the Chairman of the Council of States, as the case may be, make rules regulating the recruitment and the conditions of service of persons appointed to the secretarial staff of the House of People or the Council of States, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said clause। मतलब क्या कह रहा है कि मानिएगा जब तक संसद इस पर कानून बनाता है कि ये जो सेक्रेटेरियल स्टाफ है इनकी क्या क्या कंडीशंस ऑफ सर्विस हो, इनको कितना कितना पैसा दिया जाए,
तो जब तक ये बनते हैं या ये होते भी हैं तो भी ये प्रेसिडेंट के पास अधिकार है कि राज्यसभा के लिए जो सेक्रेटरियल स्टाफ अपॉइंट किया जा रहा है उसमें चेयरमैन मतलब राज्यसभा के अध्यक्ष से बात करके, कंसल्टेशन करके, और यदि लोकसभा के सेक्रेटरियल स्टाफ की बात हो रही है तो लोकसभा के स्पीकर से कंसल्ट करके इसको ले डाउन कर दिया जाए कि कितने कितने लोग अपॉइंट होंगे, उनकी क्या क्या कंडीशंस ऑफ सर्विस होगी। और एंड एनी रूल सो मेड शैल हैव द इफेक्ट सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड अंडर द सेट क्लॉज। मतलब यदि पार्लियामेंट के द्वारा कुछ कानून ऑलरेडी इस मुद्दे पर हैं और प्रेसिडेंट कुछ और नए कानून इसके लिए बनाते हैं, कुछ नए रूल्स बनाते हैं, तो प्रेसिडेंट के बनाए गए जो रूल्स हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। मतलब पहला अधिकार है संसद का कि जो सेक्रेटरियल स्टाफ लोकसभा और राज्यसभा के लिए नियुक्त हो रहे हैं उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस, रिक्रूटमेंट संसद के कानून के हिसाब से रेगुलेट होगा। लेकिन कई बार हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां हो, कुछ गैप्स हो, कुछ और इमरजेंसी के तौर पर नए स्टाफ का अपॉइंटमेंट किया जाना हो। ऐसे में प्रेसिडेंट भी अपॉइंट कर सकते हैं, अध्यक्ष राज्यसभा से बात करके और लोकसभा के स्पीकर से बात करके। लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए गए जो रूल्स हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स के अंडर में होंगे। मतलब यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाए गए रूल्स हैं वो ही सबसे पहले प्रिवेल करेंगे। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे, आर्टिकल 99 पे, जो कि एक छोटी पर महत्वपूर्ण बात कहता है। ओथ और अफर्मेशन बाय द मेंबर्स। Every member of either house of parliament shall, before taking his seat, make and subscribe before the president or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule. लोकसभा या राज्यसभा की कोई भी व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा में अपनी चेयर गद्दी लेने के पहले प्रेसिडेंट या इस बिहाफ में प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए गए किसी व्यक्ति के सामने ओथ या अफर्मेशन, कैसी ओथ या अफर्मेशन, वो जो कि थर्ड शेड्यूल, संविधान के थर्ड शेड्यूल में दी गई है, उसके अनुरूप ओथ या अफर्मेशन लेकर ही अपनी पोजीशन एज ए लोकसभा मेंबर या राज्यसभा मेंबर लेंगे। मतलब सिंपल बात कि लोकसभा या राज्यसभा में जैसे ही आपका चयन होता है, आप लोकसभा में चयन होकर आते हैं या राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, तो इसके पहले कि आप लोकसभा में बैठें या राज्यसभा में बैठें, आपको एक प्रेसिडेंट के सामने ओथ या अफर्मेशन लेना होगा। ये दो अलग अलग शब्दों का उपयोग किया हुआ, ओथ या अफर्मेशन। देखिए, यदि हम थर्ड शेड्यूल में देखें तो जो ओथ का फॉर्मेट दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, कि मैं भगवान को साक्षी मानकर ये ओथ लेती हूँ या लेता हूँ। लेकिन मानिएगा कि आप नास्तिक हैं, आप भगवान को नहीं मानते, या आपके धर्म में भगवान की ओथ लेने पे एक तरह से माना जाए कि पाबंदी है, तो आप अफर्मेशन भी कर सकते हैं कि बिना भगवान का नाम लिए भी आप ये कह सकते हैं कि मैं ये अफर्मेशन कर रहा हूँ कि मैं संविधान के मूल्यों का ध्यान रखूंगी, जो भी अपना कार्य निर्वाहित करूंगी। तो मेन बात ये कि ओथ या अफर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि आपको इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि आप भगवान का नाम लेकर ही अपनी ओथ पूरी करेंगे। इसलिए ये दो शब्दों का चयन हुआ, ओथ और अफर्मेशन। देखिए, अल्टीमेटली भारत का संविधान जो है वो सेक्युलर संविधान है, सारे धर्मों को और जो लोग धर्म पे आस्था नहीं रखते उनको भी बराबर का अधिकार देता है। और ये बात संविधान की अलग अलग छोटे छोटे प्रोविजन में झलकती है और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है आर्टिकल 99। अब ये जो ओथ है वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने। पर मानिएगा कि लोकसभा का चुनाव हुआ है, नए लोकसभा मेंबर चुनकर आए हैं, लोकसभा की मीटिंग होना है और किसी कारण से प्रेसिडेंट उस समय अनअवेलेबल हैं, तो प्रेसिडेंट अपनी जगह पे किसी और व्यक्ति को भी अपॉइंट कर सकते हैं कि मेरी जगह ये व्यक्ति जो है वो आपको ओथ दिलाएंगे। अब यूजुअली वो व्यक्ति जो है वो कोई भी व्यक्ति नहीं होते, वो एक उसका कन्वेंशन जो फॉलो आ रहा है कि प्रेसिडेंट नहीं होते तो कई बार उनकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते तो वो एक क्रमशः जो कन्वेंशन चला आ रहा है उसके अनुरूप ही आपको ओथ लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 100, वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉटविथस्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। Save as otherwise provided in this constitution, all questions at any sitting of either house or joint sitting of the houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the speaker or person acting as chairman or the speaker. लोकसभा या राज्यसभा की किसी भी बैठक में या यदि उनकी जॉइंट सिटिंग होती है, कोई भी फैसला जो लिया जाता है, यदि संविधान किसी उपयुक्त जगह पे इसके लिए अलग से कोई बात नहीं कहे, तो
हर वो फैसले को कैसे लिया जाएगा? बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी क्या कहती है उसके बेसिस पर फैसला लिया जाएगा। देखिए, संविधान जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग तरह की मेजॉरिटी की बात करता है। कहीं कहीं पे संविधान रिक्वायरमेंट संविधान की होती है स्पेशल मेजॉरिटी की, मतलब जो मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग नहीं है, टोटल मेंबरशिप कितनी है, जो लोग नहीं आए उनकी भी गणना की जाएगी। तो जहां पे मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं इस प्रकार की स्पेशल मेजॉरिटी का उल्लेख संविधान में कर दिया गया। लेकिन आर्टिकल 100 एक मिसलेनियस जनरल प्रोविजन है जो ये कहता है कि यदि इस बात का उल्लेख अलग से नहीं किया गया है कि किस प्रकार की मेजॉरिटी की आवश्यकता है, तो फिर किसी भी बैठक में कोई भी फैसला लिया जा रहा है, ये माना जाएगा कि जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से सिंपल मेजॉरिटी, ये एक जनरल रूल माना गया। और इस वोटिंग की प्रक्रिया में स्पीकर लोकसभा के या चेयरमैन राज्यसभा के वोट नहीं करेंगे, मतलब उनको बिना काउंट करे जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी वोटिंग, और उसमें से जो जीतता है उसको मेजॉरिटी का रूल के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जाएंगे। द चेयरमैन और स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच shall not vote in the first instance, but shall have an exercise or can cast a vote in the case of an equality of votes। तो आप पूछेंगे कि क्या स्पीकर और चेयरमैन कभी वोट नहीं करते? इसका जवाब दे दिया गया कि पहले इंस्टेंस में जब वोटिंग होगी तब लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन अध्यक्ष वोट नहीं करेंगे, लेकिन बाकी मेंबर जो प्रेजेंट हैं और अपना वोट डाल रहे हैं, किसी भी कारण से यदि उनके वोट में मानिएगा इक्वालिटी होती है कि बराबर बराबर के वोट पड़ते हैं, तो ऐसे में जो डिसाइडिंग वोट होगा उसके लिए चेयरमैन राज्यसभा में और स्पीकर लोकसभा में वोट कर सकते हैं। Either House of Parliament shall have the power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in Parliament shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled to do so sat or voted or otherwise took part in the proceedings। ये बात थोड़ी सी टेढ़ी लग सकती है जब आप इसको पहली बार पढ़ें, तो इसको समझना जरूरी। क्या कहा जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की कोई मीटिंग होती है और बाद में पता चलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको वहाँ बैठने की पात्रता नहीं थी या वोट डालने की पात्रता नहीं थी, या जिस व्यक्ति को वहाँ उपस्थित होना था और वो उपस्थित नहीं है, या जिसको जो उपस्थित थे उनको उपस्थित नहीं होना चाहिए था और उन्होंने भी अपना वोट डाल दिया, तो बाद में बैठक के किसी फैसले को इसलिए इनवैलिड या गैर कानूनी नहीं करार दिया जा सकता कि देखिए फलां व्यक्ति उसको नहीं बैठना था वो बैठ गया, या इस व्यक्ति को बैठना था और ये व्यक्ति नहीं बैठा। ये रूल क्यों लाया गया? देखिए, यदि मानिएगा कि आज लोकसभा की कोई बैठक है और लोकसभा के कोई मेंबर जो हैं उनका एक किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में एक्सीडेंट हो जाता है और वो अस्पताल में है और लोकसभा आज कोई मुद्दे पर अपना फैसला ले लेती है, तो क्या ये जो लोकसभा के मेंबर हैं जो अस्पताल में हैं, क्या कल को आके कह सकते हैं कि इस फैसले को रद्द करा जाइए क्योंकि मुझे इस मीटिंग में होना चाहिए था और मैं नहीं हो सका, वैकेंसी थी? जी नहीं, क्योंकि ऐसे में तो लोकसभा और राज्यसभा का काम आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। अब मानिएगा कि विपक्ष को चिंता है कि ये फैसला हो सकता है आज जो लोकसभा में जिस मुद्दे पर बैठक होनी है वो हमारे विरोध में चले जाए, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी लोकसभा का मेंबर बन के आए हैं बाई इलेक्शन के द्वारा, और मानिएगा कि उन्होंने अभी तक ओथ नहीं ली है, और इसके पहले वाले प्रोविजन में हमने देखा कि ओथ लेने के बाद ही आप लोकसभा में बैठ सकते हैं, तो मानिएगा उन्होंने ओथ नहीं ली है और विपक्ष वाले जानबूझ के उनको जो है वो लोकसभा की इस बैठक में बिठा लेते हैं। विपक्ष से मेरा मतलब विपक्ष नहीं है, सरकार भी हो सकती है कि मानिएगा कि अभी भाजपा की सरकार है और भाजपा के कोई नए लोकसभा के मेंबर जो हैं वो चुनाव में जीत कर आते हैं, उन्होंने ओथ नहीं ली है और उनको बिठा लिया जाता है और वोटिंग होती है और फैसला होता है, और जिस भी पक्ष को लगता है कि फैसला उनके अनुरूप नहीं हुआ, क्या वो इस व्यक्ति का बहाना ले सकते हैं कि देखिए फला व्यक्ति ने ओथ नहीं ली, उसे तो मीटिंग में बैठना नहीं था लेकिन वो मीटिंग में बैठ गए? नहीं। क्यों? क्योंकि यदि इस प्रकार का रूल नहीं बनाया गया तो फिर अलग अलग पार्टीज के पास ये मौका होगा कि जो डिसीजंस
लोकसभा या राज्यसभा में लिए गए हैं उनको इनवैलिड या गैर कानूनी करने के लिए वजन दिया जाए। तो इसलिए कहा दिया गया कि भाई देखिए, ये जिसे कहते हैं ना कि आपको पहले से चिंता करनी पड़ेगी, यदि आप विपक्ष में हैं या आप सरकार में हैं, कि कौन कौन व्यक्ति जो हैं उस दिन सदन में बैठे हैं मीटिंग के लिए, क्या उन्हें बैठने की पात्रता है या नहीं है। किसी व्यक्ति को यदि बैठना चाहिए तो उनको बुलाइए, किसी व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए तो हटाइए। लेकिन एक बार जब फैसला हो गया तो आप ये नहीं कह सकते कि फला व्यक्ति को नहीं होना चाहिए था, फला व्यक्ति को होना चाहिए था, और उसके कारण जो भी फैसला लिया गया है उसको गैर कानूनी करार दिया जाए। ये मान्य नहीं होगा। बहुत छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात। जल्दी से देखते हैं आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3। Until Parliament by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament shall be 1/10 of the total number of members of the House। तो सवाल है कि किसी भी मीटिंग के लिए कोरम क्या है। कोरम मतलब वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो किसी बैठक के लिए होने चाहिए। मानिएगा कि लोकसभा के टोटल मेंबर्स की संख्या अलग है, राज्यसभा के टोटल मेंबर्स की संख्या अलग है। यदि लोकसभा की कोई मीटिंग होती है तो क्या 5 मेंबर्स मिलकर लोकसभा की मीटिंग कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। तो एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो प्रेजेंट होना चाहिए ना। तो वो कोरम क्या है? तो आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3 कहता है कि यदि पार्लियामेंट चाहे तो उसके लिए अलग से कानून बना सकता है, लेकिन जब तक ये कानून नहीं बनता, जनरली स्पीकिंग जो कोरम है वो है 1/10 ऑफ द मेंबर्स। तो लोकसभा की यदि कोई मीटिंग है तो लोकसभा के जितने टोटल मेंबरशिप है उसके 1/10 मेंबर्स, 1/3 1/10 मेंबर्स यदि प्रेजेंट हैं तो वो मीटिंग हो सकती है। यदि 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है तो वो मीटिंग नहीं हो सकती। और यही बात राज्यसभा की मीटिंग पर भी लागू होगी। आर्टिकल 100 सब क्लॉज 4 आज के लिए आखिरी प्रोविजन। इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द हाउस देयर इज नो कोरम, it shall be the duty of the chairman or speaker or person acting as such either to adjourn the house or to suspend the meeting until there is a quorum। यदि किसी बैठक में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब कोरम नहीं है तो फिर क्या होगा? तो ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा की मीटिंग में चेयरमैन और लोकसभा की मीटिंग में स्पीकर, और यदि वो दोनों नहीं है और उनकी जगह कोई ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है तो उनकी ये ड्यूटी होगी कि या तो उस मीटिंग को सस्पेंड कर दिया जाए या तो फिर हाउस को एडजर्न कर दिया जाए। अब ये कहने को छोटी सी बात है लेकिन इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? देखिए, हमने पिछले 2 वीडियो में ये डिस्कशन किया कि चेयरमैन कौन हो और डेप्यूटी चेयरमैन कौन हो राज्यसभा के, और लोकसभा के केस में स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर कौन हो। लेकिन आपके जहन में ये सवाल चल रहा होगा कि ये क्यों मैटर करता है, क्यों ये पोजीशंस इतनी मैटर है। देखिए, यदि कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है जो सरकार बुलाती है और सरकार उस किसी मामले पे बिल पास करना चाहती है, लेकिन सरकार में ही काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि कानून पास हो, और मिनिमम जो कोरम है वो भी फुलफिल नहीं होता, विपक्ष भी बॉयकॉट करती है और 1/10 मेंबर्स उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सरकार में कुछ लोग जो हैं वो किसी भी तरीके से उस बिल को पास करना चाहते हैं। तो यदि लोकसभा में ये बैठक चल रही है और स्पीकर जो है वो सरकार के कंट्रोल में है, तो स्पीकर क्या करेंगे कि हाउस को एडजर्न करने की बजाय कहेंगे कि मीटिंग को सस्पेंड कर दिया जा रहा है और 2 घंटे के बाद फिर से ये मीटिंग बुलाई जाएगी, ताकि 2 घंटे का समय मिल सकता है जो भी उस कानून को पास करना चाह रहे हैं कि जल्दी से बाकी लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए और किसी प्रकार से भी जो कोरम है उसको फुलफिल कर लिया जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि स्पीकर कहें कि आज हाउस एडजर्न्ड है और अगले 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद जो भी डेट निर्धारित होगी उस दिन फिर से इस मामले पर बहस हो सकती है। मतलब सस्पेंशन ऑफ द मीटिंग और एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस, अगेन यदि हमें कानून की जानकारी नहीं है हमें लगता है कि एक ही बात होगी, लेकिन इस छोटे से फैसले से कि मीटिंग सस्पेंड होकर उसी दिन मीटिंग होती है या हाउस एडजर्न होता है, इसके कई बार बड़े राजनीतिक मायने और असर पड़ सकता है किसी कानून को या तो पास कराने में या उसके पास ना होने देने में, उसको स्थगित करने में। बहरहाल जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि संविधान कहता है कि बिना कोरम के, बिना एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के किसी भी मीटिंग को वैलिड या लीगली उसको एक करार नहीं दिया जा सकता। यदि कोरम नहीं है तो या तो मीटिंग सस्पेंड होगी या तो फिर हाउस एडजर्न होगा। तो आज की वीडियो में हमने 4 बातें देखी, किस प्रकार से स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की सैलरीज तय की जाएंगी। दूसरी बात कि किस प्रकार से जो है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ओथ या अफर्मेशन लेने के बाद ही
अपने पोजीशन पर आना है और कौन ये ओथ या अफर्मेशन दिलाएंगे। और तीसरी बात कि किस प्रकार से कोरम जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बिना कोरम के चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो उसकी मीटिंग नहीं कराई जा सकती। क्या ये बात आप तक पहुंची? क्या मैंने आज जिन अनुच्छेदों की बात करी, जिन आर्टिकल्स की बात करी, क्या उनको लेकर आपके जहन में कोई सवाल है? यदि है तो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।